फ्रेंड्स, हमारे पृथ्वी और मिस्ट्री का एक अलग ही वास्ता है। देखा जाए तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी भी मिस्ट्री का सुलझाना असंभव सा नहीं लगता। लेकिन हमारे आसपास ऐसे कई किस्से देखने और सुनने को मिलते रहते हैं जिन्हें सुलझाते हुए वैज्ञानिकों का भी दिमाग चकराता रह जाता है। हमारे रिसर्चर्स के लिए कुछ ऐसा ही एक सिरदर्द बन गया था मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज MH370, जो जहाज हवा में ही गायब हो गया था, वह भी अपने 239 यात्रियों के साथ। अब सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा जहाज गायब कैसे हो सकता है? या उसे आसमान निगल गया या फिर समुद्र? क्या हुआ उन जहाज में मौजूद यात्रियों के साथ? अगर आप भी यही जानने के लिए एक्साइटेड है कि MH370 के साथ क्या हुआ, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और आज का होस्ट निखिल जोशी। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ आज से 9 साल पीछे, यानी कि साल 2014। मलेशियन एयरलाइंस के एक MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रोजाना उड़ान भरा करता है और अपने डेली रूटीन 8 मार्च 2014 के दिन बोइंग 777 EMR फ्लाइट नंबर MH370 अपने लोकल टाइम के अनुसार रात 12:14 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसमें चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे 14 देशों के पैसेंजर सवार थे। 27 साल के फारिक अहमद इस फ्लाइट के पायलट थे। यह उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। उसके बाद वह फुल्ली सर्टिफाइड पायलट बनने वाले थे। वहीं उनके साथ फ्लाइट में थे 53 साल के पायलट एंड कमांडर ज़ाहरी अहमद शाह, जो कि मलेशियन एयरलाइंस के सीनियर कैप्टन्स में से एक थे। लगभग 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स के साथ विमान को 6 घंटे का सफर तय करते हुए चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान फ्लाइट में तकरीबन 49,100 kg फ्यूल मौजूद था, जो कि करीब 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी था। दूसरी तरफ मौसम भी बिल्कुल साफ था। मलेशियन प्रायद्वीप की तरफ से यह जहाज नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था। कुआलालंपुर ट्रैफिक एयरपोर्ट से विमान के कैप्टन की आखिरी बार टेक ऑफ के करीब 38 मिनट्स बाद हुई थी, जब वह कुआलालंपुर के सीमा को पार करने जा रहे थे। उसके आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद फ्लाइट कैप्टन ने वियतनामी एयर कंट्रोल से संपर्क करना था, लेकिन आखिरी चेकिंग के 3 या 2 मिनट बाद ही प्लेन मलेशियन और वियतनामीन दोनों के ही रेडार स्क्रीन से गायब हो गया। इसके बाद प्लेन से कई घंटों तक संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से कोई भी कॉल का जवाब नहीं मिला। अचानक से गायब हुए इस फ्लाइट ने पूरे दुनिया के विमान विभाग को सदमे में डाल दिया और अथॉरिटीज के पास लोगों के सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। घटना के अगले ही दिन यानी कि 9 मार्च की सुबह ही इस जहाज को ढूंढने के लिए मल्टीनेशनल रिसर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए, जिसके साथ अलग अलग देशों के 24 एयरक्राफ्ट्स और 34 शिप शामिल थे। प्लेन के आखिरी फोकस के हिसाब से सभी का पहला फोकस साउथ चाइना सी पर था। एक्सप्लोरर्स को यह उम्मीद थी कि अगर जहाज समुद्र में ही गिरा है तो पानी से हुई टक्कर से उसके मलबे का कोई न कोई निशान उन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लगा और उन्हें एहसास होने लगा कि यह शायद गलत जगह पर विमान की तलाश कर रहे हैं। खबरों में आने के बाद इस घटना पर कई तरह के अनुमान लगाए गए। कुछ लोगों ने कहा था कि फ्यूल खत्म होने या टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वह पानी में डूब गया, तो किसी ने कहा विमान में आग लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क टूटने के बाद 1 घंटे बाद तक मिलिट्री एयर कंट्रोल के रेडार ने विमान को ट्रेस किया था। मिलिट्री के डेटा से पता चला गुड नाइट के मैसेज के बाद विमान ने अपनी दिशा से भटकते हुए पहले साउथ वेस्ट से टर्न लिया और फिर पैनल आइलैंड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वह अंडमान सी से करीब 240 किलोमीटर आगे पहुंच गया था। इसके बाद मिलिट्री रेडार का भी विमान से संपर्क टूट गया। इस जानकारी के बाद अंदाजा लगाया गया कि प्लेन के कैप्टन ज़ाहिर अहमद शाह बेहोश हो गए थे। इसकी वजह से प्लेन कई घंटों तक ऑटो पायलट मोड पर उड़ता रहा और फिर इंडियन ओशन में क्रैश हो गया। ऐसे में एक्सप्लोरर का फोकस इंडियन ओशंस की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं इस जानकारी के बाद लोगों के मन में कई सवाल चलने लग गए कि प्लेन का ट्रांसपोंडर अचानक कैसे बंद हो गया और विमान दूसरी दिशा में क्यों जाने लगा। ऐसा पायलट ने जान करके किया था या फिर प्लेन को वाकई में किसी ने हाईजैक कर लिया था। बता दें कि ट्रांसपोंडर ही वह डिवाइस है जिसके जरिए संपर्क किया जाता है और इसे सिर्फ कैप्टन ही बंद कर सकता है। ऐसे में लोगों को लगने लगा कि कैप्टन ने किसी की दबाव में आकर ऐसा किया हो। सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए बंगाल की खाड़ी से लेकर इंडियन ओशन तक 3 बड़े रिसर्च ऑपरेशंस के जरिए प्लेन को ढूंढने का कोशिश की गई। हालांकि इतने बड़े एरिया में जहाज को ढूंढना एक्सप्लोरर्स के लिए बड़ी चुनौती थी। 6 दिन की कड़ी मेहनत के
कई डॉलर्स खर्च करने के बाद यहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ। घटना के 16 दिन बाद विमान के बारे में एक और नई जानकारी मिली गई। पता चला कि मिलिट्री रेडार के पहुंच से बाहर निकलने के बाद भी विमान का संपर्क सैटेलाइट से तो बना हुआ था। सैटेलाइट से मिले डेटा से पता चला कि मिलिट्री डेटा से जो डेटा मिला कि प्लेन ने एक और टर्न लिया था और अगले 5 घंटे तक वह इसी दिशा में उड़ता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। अपनी नई लोकेशन पर आगे बढ़ते हुए वह प्लेन ऑस्ट्रेलिया के आसपास साउथ इंडियन ओशन में कहीं खो गया। इस जानकारी के बाद एक्सप्लोरर्स को खोजने के लिए फिर से मिली एक नई विशाल लोकेशन पर एक नया रिसर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कई देशों ने मिलकर समुद्र के उस हिस्से की भी खोज की जहां विमान को आखिरी बार स्पॉट किया गया था, लेकिन यहाँ भी किसी के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। इस घटना के लगभग 1 साल बाद जुलाई 2015 में एक छोटे से टापू रैनवल पर इस प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला जो कि प्लेन के विंग फ्लैप-ऑन का एक हिस्सा था, मगर उसके आगे किसी को कुछ नहीं मिला। मलेशियन पुलिस ने इस विमान को लेकर अपना एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू किया था, जो कि खास तौर पर प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स और ग्रुप में मौजूद लोगों के बैकग्राउंड पर खोज करने पर फोकस था। जांच के दौरान 2 ऐसे पैसेंजर्स के बारे में पता चला जो फेक पासपोर्ट के जरिए प्लेन पर चढ़े थे। मूल रूप से ईरान में रहने वाले यह शख्स घटना से 1 हफ्ते पहले ही मलेशिया आए थे। ऐसा माना जाने लगा कि शायद उन्होंने ही प्लेन को हाईजैक किया था, लेकिन बाद में उन दोनों पर तहकीकात करने पर उनकी किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए होने का कोई सुराग नहीं मिला और यह थ्योरी भी गलत साबित हुई। 3 साल तक यह रिसर्च ऑपरेशन इसी तरह चलता रहा। एविएशन के इतिहास में यह किसी विमान को खोजने का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें लाखों डॉलर्स खर्च हुए। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे इसमें मदद की, लेकिन फिर भी फ्लाइट MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। ऐसे में लगातार होते हुए खर्च और कोई सुराग हाथ नहीं लगने पर 2017 में विमान की खोज में लगी टीम को मलेशियन सरकार ने वापस बुला दिया। हालात यह थे कि अपने ऑपरेशन में फेल होने के चक्कर में सरकार ने कंपनी को पेमेंट भी नहीं दिया था। वहीं पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि विमान के गायब होने का वह कोई भी कारण नहीं ढूंढ पाए, मगर 209 फीट लंबे और 60 फीट ऊंचे प्लेन का ऐसे गायब होने कि उसका कोई सुराग भी नहीं मिलना, यह किसके गले उतरने वाली बात नहीं थी। 2018 में एक कंपनी प्राइवेट इन्फिनिटी की वजह से फ्लाइट MH370 की खोज फिर से शुरू की गई, लेकिन इसका अंजाम भी वही हुआ। इस घटना के ऊपर कई सारे लोग भी सामने आए। वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट ने विलियम नाम के लेखक ने दावा किया कि इस फ्लाइट के पायलट डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे, जिसके चलते प्लेन क्रैश होकर 1000 टुकड़ों में बिखर गया और इतने सारे टुकड़ों की वजह से उसे खोजा नहीं जा सका। अपनी ग्लोबल किताब में बीनीथ अंडर स्काई अ ग्लोबल हिस्ट्री इनटू जर्नी में लेखक और इतिहासकार नॉर्मन दाविस ने कहा था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे हमले से बचने के लिए यह प्लेन को जिस तरह ऑटो कंट्रोल करने का सिस्टम शुरू किया, साइबर अपराधी उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उनका कहना था कि बोइंग हनीबी अनइंटरप्टेड ऑटो पायलट ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ था, जिसे हैक भी किया जा सकता है और उड़ाकर किसी खुफिया जगह पर भी ले जाया जा सकता है। संडे टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में यह जानकारी दी गई थी कि क्या ऐसा हो सकता है कोई शख्स खुफिया जानकारी लेकर जा रहा हो जिसके चलते यह किडनैपिंग हुई हो। हालांकि यह सभी बातें संभावना ही बनकर रह गई और MH370 के इस तरह गायब हो जाने पर पीछे का कारण किसी को पता नहीं चल पाया। इस घटना के कुछ फाइनल स्टेटमेंट्स ने फॉर्मल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंथनी का कहना था कि उन्हें प्लेन के 5 और पीसेस मिले थे और इसके गायब हो जाने पर एक फुल रिपोर्ट फ्यूचर में जरूर पब्लिश करेंगे। हालांकि कब करेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर भी यही फैसला लिया। वह इसकी खोज तभी शुरू करेंगे जब उन्हें इसकी लोकेशन के बारे में कोई क्रेडिटेबल एविडेंस मिलेगा। साथ ही मलेशियन गवर्नमेंट ने यह साफ किया कि अब यह सर्च वे प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे। तमाम घटना पर कुछ हाथ न लगा, बस हाथ लगा तो बस सवाल, अचानक प्लेन ने अपनी दिशा क्यों बदली? अगर प्लेन में आग लगी है तो वह दूसरी तरफ मुड़ गया तो वह हवा में 5 घंटे तक कैसे उड़ा? उसे पानी में लैंड क्यों नहीं कराया गया? अगर एक पायलट बेहोश हो गया तो दूसरे ने प्लेन को क्यों नहीं संभाला? अगर प्लेन को हाईजैक किया गया था तो इस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी किसी ने क्यों नहीं ली और कोई डिमांड क्यों नहीं की गई? और अगर प्लेन में कुछ खुफिया था तो क्या था? इस घटना पर रिव्यू कर एक्सपर्ट्स का मानना है कि वियतनाम की ओर जाते वक्त प्लेन का दूसरी तरफ मुड़ जाना वह एक इंटेंशनल मूव। इस तरह का टर्न मैनुअली ही लिया जा सकता है। इसके बाद प्लेन 5-6 घंटे तक ऑटो पायलट मोड पर रहा जब तक कि उसका फ्यूल खत्म नहीं हुआ। उसके बाद 15,000 फीट पार की स्पीड में पानी में क्रैश होकर कई हजारों टुकड़े हो गए। वहीं यह भी माना जा रहा है कि प्लेन में मौजूद यात्रियों की जान पानी में डूबने से पहले ही हो चुकी, क्योंकि प्लेन को दूसरी तरफ मोड़ते ही प्लेन के कंट्रोल को बंद कर दिया गया था, जिसमें कैबिन और प्रेशराइजेशन सिस्टम भी शामिल था। वहीं प्लेन में लगे ऑक्सीजन मास्क भी 3,500 फीट की ऊंचाई पर भी किसी काम नहीं के आते, मगर इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। पर अभी एक और वजह हो सकती है, वह है, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो